दोस्तों हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। और आज की इस क्लास में हम मुस्लिम कालीन शिक्षा या इस्लाम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी, हम सभी को ये चीज पता है। और इस धर्म को मानने वालों को मुसलमान कहा जाने लगा था। और इतिहासकारों ने 1200 से 1700 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल अथवा मुस्लिम काल की संज्ञा दी है। आप सभी को पता है कि प्राचीन काल से ही भारत विदेशी शासकों के आकर्षण का केंद्र रहा था। भारत के वैभव और संपन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने भारत पर 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया। उनका उद्देश्य केवल भारत की धन संपत्ति को लूटना था, परंतु बाद में वे यहाँ पर शासन करने की सोचने लगे। सबसे पहले भारत पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। उसने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को पराजित कर भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली। और यहाँ से लूट का माल अपने देश अफगानिस्तान ले गया और अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप दिया। यहाँ से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और मुस्लिम शासकों ने अपने शासित प्रदेशों में हिंदू मंदिरों को नष्ट, उसके स्थान पर मस्जिदें बनवाई और उन्होंने भारतीय साहित्य को नष्ट कर दिया। और इस तरीके से जो मुस्लिम शासक थे वे अपनी संस्कृति और अपने धर्म को लेकर के यहाँ आए और धीरे धीरे उन्होंने एक तरीके से जो शिक्षा है उसको यहाँ पर अपने अनुसार उन्होंने चलाने की कोशिश की और उसी को यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है और कुतुब शब्द का अर्थ होता है जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाए। ठीक है। यानी कि मध्यकालीन युग में मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और वहां पर बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, प्राथमिक शिक्षा सिखाई जाती थी। जैसे आज के समय में क्लास 1 to 8 को हम प्राथमिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, जहां बच्चे 1 से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा सीखते हैं। अब देखिए प्रवेश के समय जिस प्रकार वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था और बौद्ध काल में प्रवज्या संस्कार होता था, उसी प्रकार मध्य काल में प्रवेश के समय छात्रों का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था या बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। एग्जाम में पूछता है कि बच्चों की शिक्षा कौन सी रस्म होती थी जब कराया जाता था मुस्लिम काल में, तो बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। और इसमें जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तब उसे प्रवेश के लिए मकतब में लाया जाता था। यह रस्म मौलवी द्वारा संपन्न की जाती थी। प्रवेश के समय बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक या उस्ताद मौलवी के सामने उपस्थित किया जाता था। इसके बाद मौलवी बच्चे को कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहराने के लिए कहते थे। यदि बच्चा इन आयतों को दोहरा नहीं पाता था तो उसे केवल बिस्मिल्लाह शब्द का उससे उच्चारण करवाया जाता था। इसके बाद बच्चे का प्रवेश मकतब में हो जाता था। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या था। तो मकतब में जो शिक्षण मौखिक रूप से जो शिक्षण होता था यानी कि पढ़ाई होती थी वो मौखिक रूप से होती थी। बालकों को कुरान शरीफ की आयतें रटवाई जाती थी, उनके शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया जाता था। साथ ही इस्लाम धर्म की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। छात्रों को अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान भी कराया जाता था। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क थी। लड़के और लड़कियां समान रूप से यह शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, परंतु पर्दा प्रथा होने के कारण लड़कियां प्राथमिक शिक्षा में कम ही प्रवेश लेती थी। इसके बाद अब हम उच्च शिक्षा के बारे में भी देखेंगे। तो उच्च शिक्षा की जो संस्था होती थी वो होती थी मदरसा। तो देखिए उच्च शिक्षा में शिक्षण संस्थाएं, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। जैसा मैंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मकतब में और उच्च शिक्षा मदरसे में होती थी। और बच्चे का जब पढ़ाई शुरू होती थी उसकी पढ़ाई तो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था उसका, जैसे हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार और बौद्ध धर्म में प्रवज्या संस्कार होता था, सेम वैसे ही यहाँ पर बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है। दरस का अर्थ होता है भाषण देना, अर्थात जिन स्थानों पर शिक्षा देने के लिए भाषण प्रणाली का प्रयोग किया गया है उन्हें मदरसा कहा गया। मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। इनमें भवन, पुस्तकालय, छात्रावास, शिक्षकों के रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की समुचित व्यवस्था होती थी। आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, मुर्शिदाबाद के मदरसे ख्याति प्राप्त थे। अब पाठ्यक्रम देखिए क्या पढ़ाया जाता था मदरसे में। तो देखिए गणित, इतिहास, भूगोल, अरबी, फारसी भाषाओं का साहित्य, व्याकरण, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र के साथ इस्लामी कानून एवं इस्लामी इतिहास की शिक्षा व्यवस्था भी थी। अब देखिए इस्लाम कालीन या मध्यकालीन शिक्षण विधियां क्या थी। तो देखिए मध्यकाल में जो बच्चे हैं यहाँ पर आप देखिए
उच्च स्तर पर व्याख्यान विधि, भाषण विधि के साथ प्रयोग विधि, तर्क विधि, प्रदर्शन विधि आदि का प्रयोग करके बच्चे सीखते थे। और यहाँ पर आप देखिए तो वही व्याख्यान विधि के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को व्याख्यान या भाषण विधि का प्रयोग किया जाता था। व्याख्यान का अर्थ है संबंधित विषय वस्तु की व्याख्या करना, और व्याख्यान विधि की सफलता इस पर निर्भर करती है कि व्याख्या करते समय तथ्यों को किस प्रकार समझाया जाता है। मदरसों में इस विधि के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाता था। अब देखिए प्रयोग विधि, तो इस विधि का प्रयोग प्रायोगिक विषयों की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। शिक्षक सर्वप्रथम वस्तु अथवा क्रिया का प्रदर्शन करके दिखाते थे। छात्र उसे देखकर उसके स्वरूप को समझकर खुद इस विधि का प्रयोग करके सीखते थे। इसके बाद तर्क विधि इस विधि का प्रयोग दर्शन एवं तर्कशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता था। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा इस्लामिक सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया जाता था। इसके बाद अनुसरण विधि यानी कि सुन करके पढ़ना, अभ्यास विधि के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती थी, और बच्चे स्वाध्याय से भी सीखते थे, खुद पुस्तकालयों में जा करके पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मध्यकाल में जो शिक्षा के केंद्र थे वो मकतब थे। मकतब में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, यही यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद आप देखिए जो मदरसा है, मदरसे के बारे में भी मैंने बताया कि यहाँ पर बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर बच्चों के रहने की भी पूरी व्यवस्था होती थी, बच्चों के लिए पुस्तकालय होता था, बच्चों के लिए अब एक तरीके से सारी सुविधा होती थी मदरसों में, ठीक है। और इसके लिए सरकार के द्वारा सहायता भी दी जाती थी। इसके अलावा खानगाहें भी होती थी, तो ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। खानगाहों में भी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और इसका जो व्यय होता था, जो खर्च होता था, वो दान में आने वाले धन से होता था। फिर दरगाहों पर भी होती थी, ये भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। दरगाह भी, इनकी स्थिति भी खानगाहों के समान थी, इनमें भी मुस्लिम बालकों को ही शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा कुरान स्कूल होते थे, इसमें कुरान की आयतें बच्चों को कंठस्थ करवाई जाती थी, उनको लिखने तथा गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी, केवल कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाती थी। फारसी स्कूल भी होते थे, इन स्कूलों में फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। इनमें छात्रों को शादी और हाफिज के काव्यों और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार फारसी या कुरान स्कूल होते थे, जिसमें फारसी व कुरान की शिक्षा दी जाती थी। अरबी स्कूल होते थे, अरबी स्कूलों में अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। इन स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा था। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हिंदू शिक्षा प्रणाली या वैदिक शिक्षा प्रणाली और इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर था। तो पहला तो यही है, वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती थी, और मध्यकाल में शिक्षा की व्यवस्था मकतब और मदरसों में होती थी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा में ही बच्चों को सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। और मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषा थी, ठीक है। वैदिक काल में वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जबकि मध्यकाल में इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। इसके बाद देखिए हिंदू शिक्षा संस्थाएं संस्कार प्रधान थी, जबकि मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं वैभवपूर्ण थी। इसके बाद देखिए हिंदू शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के संबंध पिता पुत्र की तरह होते थे, जबकि मध्यकाल में ये संबंध शासक और शासित की तरह हो गए। अब देख लेते हैं क्या क्या समानताएं थी हिंदू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में, या वैदिक शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में क्या समानताएं थी, दोनों का क्या क्या चीजें हमें बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगी। तो देखिए पहला है हिंदू शिक्षा प्रणाली तथा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, दोनों में शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक और उच्च, दोनों में ही थी, बिल्कुल सही है। दोनों में शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक और नैतिक विकास करना था। दोनों में ही शिक्षण मौखिक रूप से यानी कि मुख से बोल करके शिक्षक पढ़ाते थे और बच्चे पढ़ते थे। इसके बाद देखिए दोनों में ही गुरु और शिष्यों को जो गुरु होते थे वो शिष्यों को बहुत ही परिश्रम से पढ़ाते थे। पांचवा है दोनों में शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। छठवां है दोनों में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, यानी कि शिक्षकों को पूरा अधिकार था, वो बच्चों को जिस तरह चाहे उस तरीके से अच्छी प्रकार की शिक्षा दे सकते थे, कोई रोक टोक नहीं था। दोनों में स्त्री शिक्षा के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया, ये बिल्कुल सही है। स्त्रियों की शिक्षा के लिए दोनों में ही कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। खासकर मुस्लिम कालीन शिक्षा में पर्दा प्रथा होने के कारण से लड़कियों की शिक्षा का स्तर और गिरता गया या लड़कियों की शिक्षा कम होती गई। दोनों में कला कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा दोनों में जन शिक्षा के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया,
और दोनों में शिक्षण संस्थाओं का जो वातावरण था वो उत्तम था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने हिंदू शिक्षा प्रणाली या वैदिक शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी, इनके बारे में भी आप लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों, जो मुख्य रूप से क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में, पहला प्रश्न यही पूछता है कि प्राथमिक शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा में कहाँ दी जाती थी, तो मकतब में। उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो मदरसे में। ठीक है, और जब बच्चों का विद्या आरंभ करवाया जाता था तो उसको क्या कहते थे, तो उसको बिस्मिल्लाह संस्कार कहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, और मुस्लिम कालीन शिक्षा में किस प्रकार के टीचिंग मेथड का प्रयोग किया किया जाता था, तो व्याख्यान विधि आपने देखा, तर्क विधि देखा, इन सब के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या अलग अलग समानताएं और असमानताएं भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो असमानताएं और समानताएं दोनों मैंने आप लोगों को बताई, दोनों ही कालीन शिक्षा की। ठीक है, तो इसके अलावा खानगाहों दरगाहों के बारे में भी याद रखिएगा कि यहाँ पर भी मुस्लिम काल में शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरीके से मुस्लिम कालीन शिक्षा में बहुत ज्यादा आपको बताने को नहीं था। तो यहाँ पर जितना मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पूरी मैंने बता दी हैं, जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारी की सारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, चाहे वो वैदिक कालीन थी, बौद्ध कालीन थी और यहाँ पर मुस्लिम कालीन थी, सभी को आपने कंप्लीटली पढ़ लिया।